नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। श्री शिवाजी शिक्षण संस्था की ओर से मुख्यमंत्री का नागरिक सत्कार को लेकर मुख्यमंत्री ने किया संस्था का आभार व्यक्त। महापालिका चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी व राष्ट्रवादी के बीच बैठक, जल्द महायुति होने का राष्ट्रवादी के मंत्री नीलय नाइक का विश्वास। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की पुण्यतिथि का शहर में आयोजन, पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में शहर में निकली शोभा यात्रा। नगर पालिका चुनाव के बाद शिवसेना ठाकरे गुट में अंतर्गत विवाद, संतप्त शिव सैनिकों ने फाड़ा सांसद का पोस्टर। राज्य स्तरीय भव्य कृषि प्रदर्शनी एग्रोटेक 2025 का शानदार उद्घाटन, प्रदर्शनी के पहले ही दिन हजारों नागरिकों की भीड़। अब समाचार विस्तार से। श्री शिवाजी शिक्षण संस्था के संस्थापक शिक्षा महर्षि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख की 127वीं जयंती का मुख्य समारोह शनिवार 27 दिसंबर को सुबह 11 बजे अमरावती के श्री शिवाजी शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय के मुख्य मैदान पर संपन्न हुआ। इस समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री शिवाजी शिक्षण संस्था के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में पद्म भूषण डॉक्टर विजय भटकर, केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव, राजस्व मंत्री व अमरावती जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले बतौर अतिथि उपस्थित थे। राज्य के शालेय शिक्षा राज्य मंत्री पंकज भोयर, राज्यसभा सदस्य सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, सांसद बलवंत वानखड़े, विधायक संजय खोड़के, विधायक सुलभा खोड़के, विधायक रणधीर सावरकर, विधायक प्रताप अड़सर आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के पहले डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति केंद्र स्थित भाऊ साहेब के पुतले को अभिवादन कर आदरांजलि अर्पित की गई। मुख्य समारोह में शारदाबाई पवार उत्कृष्ट महिला किसान पुरस्कार, किसान नेता शरद जोशी उत्कृष्ट पुरुष किसान पुरस्कार, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख खेतीनिष्ठ पुरुष किसान पुरस्कार, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख क्रीडा रत्न पुरस्कार, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख छात्रवृत्ति 2025 का वितरण किया गया तथा शिव संस्थान मासिक व दैनंदिनी 2026 का विमोचन किया गया। अपने भाषण में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि विदर्भ में उच्च शिक्षा की नींव डॉक्टर पंजाबराव देशमुख ने रखी। आज उन्हीं की बदौलत विदर्भ का युवा पुणे, मुंबई नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। श्री शिवाजी शिक्षण संस्था की ओर से उनका जो सत्कार किया गया, उसके लिए उन्होंने संस्था का आभार व्यक्त किया। भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख स्मृती पुरस्कार देण्याकरता माझी निवड केली। मी त्याबद्दल त्यांचे अतिशय मनापासून आभार मानतो। देश विदेशामध्ये अनेक पुरस्कार घेण्याचा योग मला आला। अमेरिका असेल, जपान असेल, सिंगापूर असेल, अशा अनेक देशातले पुरस्कार देखील मला मिळाले। पण त्या सगळ्या पुरस्कारांपेक्षा अधिक मोलाचा पुरस्कार आम्ही भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख स्मृती पुरस्कार मानतो। हा पुरस्कार लोक महर्षींच्या नावाने आहे आणि याही गोष्टीचा आनंद आहे की तो प्रदान करण्याकरता डॉक्टर विजयराव भटकर यांच्यासारखे विज्ञान महर्षी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यामुळे हा एक अतिशय दुर्दशा असा योग आहे असं मी समजतो। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
समारोह में शिवाजी शिक्षण संस्था के उपाध्यक्ष एडवोकेट गजानन पुणकर, एडवोकेट जीवी पाटील पुजदेकर, केशवराव मेटकर, कोषाध्यक्ष दिलीप बाबू इंगोले, कार्यकारिणी सदस्य हेमंत कालमेघ, प्राध्यापक केशवराव कावंडे, सुरेश खोटरे, प्राध्यापक सुभाष बनसोड, स्वीकृत सदस्य प्राचार्य डॉक्टर अंबादास कुलट, विजय ठोकल, डॉक्टर पुरुषोत्तम वायाल, प्राचार्य डॉक्टर अमोल महल्ले आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम का प्रास्ताविक संस्था अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख ने किया। तशीच चर्चा माझ्याही मनात आणि म्हणून जेव्हा आमदार पंकज भोयर साहेबांच्या सोबत त्यांना आमंत्रित करायला गेलो तेव्हा भोयर साहेबांनी त्यांना त्यांच्या लक्षात आणलं की महानगरपालिकेच्या निवडणुका लागतील, आपण येऊ शकाल का? श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या कार्यक्रमाशी, जयंतीच्या कार्यक्रमाशी आचारसंहितेचा कुठलाही संबंध नाही, मी येणार म्हणजे येणार अशा प्रकारचं अभिवचन माननीय साहेबांनी दिलं आणि त्याप्रमाणे इथं राष्ट्रनिर्मिती आणि सामाजिक समतेसाठी झटणारे होते। त्यांनी लवकरच हे ओळखले होते की भारताच्या विकासाचा कणा हा शेती, शेतकरी आणि ग्रामीण समाज आहे। जोपर्यंत शेतकरी सक्षम होत नाही तोपर्यंत देश सक्षम होऊ शकत नाही आणि जोपर्यंत शिक्षण सर्वसामान्य माणसापर्यंत पोहोचत नाही तोपर्यंत समाज परिवर्तन शक्य नहीं। आज अकोला महापालिका में भाजपा और एनसीपी के संभावित महायुति को लेकर मंत्री इंद्रनील नाइक, भाजपा नेता और विधायक रणधीर सावरकर तथा एनसीपी महानगर अध्यक्ष विजय देशमुख के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में महायुति के तहत सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई। अकोला महापालिका में भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी अजितदादा गुट, यह तीनों दल महायुति के तहत चुनाव लड़ेंगे। इस महायुति में राष्ट्रवादी कांग्रेस की अहम भूमिका है। आज सुबह राष्ट्रवादी के नेता और मंत्री इंद्रनील नाइक का एनसीपी महानगर अध्यक्ष विजय देशमुख ने स्वागत किया। इस अवसर पर एनसीपी के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। 2017 के आंकड़ों के अनुसार भाजपा एक बड़ी पार्टी होने के बावजूद शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस का व्यापक नेटवर्क है। महापालिका चुनाव राष्ट्रवादी कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष विजय देशमुख के नेतृत्व में होंगे। आज एक निजी होटल में इस चुनाव में महायुति बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रवादी कांग्रेस और भाजपा के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इंद्रनील नायक ने भी इस बैठक के बारे में मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि एनसीपी और भाजपा महायुति बनाने को लेकर सकारात्मक है। नमस्कार। सन्माननीय दादा पवार आमचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते सन्माननीय प्रफुल्लभाई पटेल आणि सन्माननीय प्रांत अध्यक्ष तटकरे साहेब यांच्या आदेशानुसार आज अकोला महानगरपालिका निवडणूक आणि त्या निवडणुकीच्या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शहर अध्यक्ष सन्माननीय देशमुख साहेब, सन्माननीय बरगाडजी, आम्ही एक प्राथमिक चर्चा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची पण झालेली आहे आणि सोबतच मित्र पक्ष म्हणून, युती म्हणून भाजपसोबत पण बोलणी सुरू आहे। आज खरं म्हणजे प्रथमच मला चंद्रपूर आणि अकोला दोन महानगरपालिकेची जबाबदारी दिल्यामुळे चंद्रपूरला जाऊन आलो। आज आमची प्राथमिक बैठक तिथे संपन्न झाली भाजपसोबत आणि 1-2 जागा सोडून बाकी जागेवर सहमती तिथे झालेली आहे। पण ज्या 1-2 जागा आहेत त्याला आजच्या आजच आम्हाला वरतून आदेश आहे की आजच्या आजच आपण त्याच्यावर कुठलं तरी तोडगा काढून समोर युतीची घोषणा करावी। हे बरोबर आहे। आता मी तुम्हाला बोलतो की आमचं फायनल व्हायचं आहे, ठीक आहे। अपेक्षित होतं आजच होणं, 2-3 जागेवरचं तिला तो सुटला नाही तर मग काहीतरी विचार करावा लागेल 100%, बरोबर आहे की। आता एक पक्ष जर आपण मोठा पक्ष चालवतो तिथे आणि पक्षाला सन्मानजनक आपण जसं म्हणतात आणि 1-2 जागेवर तोडगा निघालाच नाही तर मग काहीतरी वेगळे विचार करता येईल आपल्याला। आणि सन्माननीय दादांनी आणि सन्माननीय प्रांताध्यक्षांनी सांगितलेलं आहे की चाचपणी करा, स्थानिकचं सिच्युएशन बघून, आणि प्रत्येक पक्ष हा निवडून येण्यासाठीच लढतो। म्हणून माझं मत आहे की
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा काही जागेवर स्वबळावर पण लढतोय. जसं आम्ही चंद्रपूरमध्ये काल जाऊन आलो. चंद्रपूरमध्ये जेव्हा मी ते 80-85 लोकांचं इंटरव्ह्यू घेतलं, त्यातले मला 90% लोकांनी सांगितलं की आपण स्वबळावर लढायला पाहिजे. तर ती स्थानिक सिच्युएशन राहते. स्थानिक सिच्युएशन घेऊन आम्ही तसं ते वरिष्ठांना ते पुटअप करतो आणि वरिष्ठ त्याच्यावर आम्हाला मग सांगतात की काय निर्णय घेता येईल त्याच्यावर. राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज की 57वीं पुण्यतिथि समारोह के अवसर पर शहर के जिला परिषद कर्मचारी भवन में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आज सुबह श्री राजराजेश्वर मंदिर से ग्रंथराज, ग्राम गीता व राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की प्रतिमा पालकी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बीते 17 वर्षों से अकोला शहर में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के विचारों को लेकर जन जागरण के माध्यम से वैचारिक प्रबोधन करने वाले अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडल अंतर्गत सेवा समिति की ओर से राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज की 57वीं पुण्यतिथि समारोह में कई प्रबोधनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सिविल लाइन परिसर के जिला परिषद कर्मचारी भवन में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आज शनिवार सुबह राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की प्रतिमा पूजन के साथ महोत्सव शुरू हुआ। सुबह 9 बजे शहर के आराध्य देवता श्री राजराजेश्वर मंदिर से ग्रंथराज, ग्राम गीता व राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की प्रतिमा पालकी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। एक खुले वाहन में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की प्रतिमा रखी गई थी, जबकि ग्राम गीता व राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की प्रतिमा रखी पालकी लेकर श्रद्धालु चल रहे थे। पालकी के आगे लेजिम मंडल, महिला व पुरुष वारकरी अनुशासित तरीके से भजन व कीर्तन गाते चल रहे थे। सुबह सुबह निकली यह शोभा यात्रा रास्ते से गुजरने वाले नागरिकों के ध्यानाकर्षण का विषय बन गई थी। देखते हैं इस शोभा यात्रा की एक झलक। कृषि क्रांति के प्रणेता स्वर्गीय डॉक्टर भाऊ साहेब उर्फ पंजाबराव देशमुख की 127वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय भव्य कृषि प्रदर्शनी एग्रोटेक 2025 का शुभारंभ आज मान्यवर अतिथियों की उपस्थिति में किया गया। 550 से अधिक स्टॉल के जरिए यहां आधुनिक कृषि तकनीक की जानकारी किसानों को मिल रही है। आज शनिवार 27 दिसंबर को सुबह 11 बजे डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ के मैदान पर महाराष्ट्र राज्य के कृषि आयुक्त सूरज मांढरे के हाथों प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष के रूप में विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर शरद गडाख उपस्थित थे, जबकि अन्य मान्यवर अतिथियों में महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी के कुलगुरु डॉक्टर विलास खर्चे, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ परभणी के कुलगुरु डॉक्टर इंद्रमणि, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपुर के कुलगुरु डॉक्टर नितिन पाटिल समेत विद्यापीठ कार्यकारी परिषद के सदस्य, केंद्रीय व राज्य स्तरीय संस्था के संचालक तथा जिले के वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित थे। दीप प्रज्वलन तथा डॉक्टर भाऊ साहेब देशमुख की प्रतिमा पूजन अतिथियों के हाथों करने के बाद इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत शॉल, पुष्पगुच्छ तथा शील्ड देकर किया गया। 27 से 29 दिसंबर 2025 तक आयोजित इस कृषि प्रदर्शनी में कृषि प्रदर्शन, कृषि महोत्सव, पुष्प प्रदर्शन, पशु प्रदर्शन तथा विविध चर्चा सत्र का आयोजन किया गया है। शाश्वत खेती तथा समृद्ध किसान संकल्पना इस कृषि प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। इसका लाभ अपनी खेती को और अधिक समृद्ध करने के लिए किसान बड़ी संख्या में ले, ऐसा आह्वान इस अवसर पर राज्य के कृषि आयुक्त सूरज मांढरे ने किया। शाश्वत खेती व समृद्ध किसान की संकल्पना को साकार करने हेतु यह प्रदर्शनी उपयुक्त रहेगी। विदर्भ के साथ अन्य राज्य के किसान, युवक, युवती, किसान उत्पादक कंपनियां, प्रगतिशील किसान तथा कृषि क्षेत्र के तज्ञ आदि ने इस प्रदर्शनी का लाभ लेना चाहिए, ऐसा आह्वान कुलगुरु डॉक्टर शरद गडाख ने किया। उद्घाटन समारोह के बाद सभी अतिथियों ने प्रदर्शनी में लगे स्टॉल को भेंट देकर प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। इस प्रदर्शनी में 4 भव्य डोम निर्माण किए गए हैं, जिसमें 550 से अधिक स्टॉल लगे हैं, जिसमें राज्य के विविध कृषि विद्यापीठ द्वारा विकसित की गई प्रगत कृषि तकनीक, कृषि विभाग, जैविक खेती मिशन, महाबीज, नैसर्गिक खेती अभियान, राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय खेती प्रोग्राम, विकास से संबंधित संस्था के अलावा कृषि निविष्ठा, बीज, खाद,
दवाइयाँ, सेंद्रिय उत्पादन, कृषि यंत्र सामग्री, ड्रोन तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित कृषि उपाय योजना का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। कृषि पदवीधर उद्यमियों का दालान, स्वयं सहायता बचत गुटों द्वारा निर्मित कृषि पूरक उत्पादन व खाद्य पदार्थों के स्टॉल इस प्रदर्शनी का विशेष आकर्षण साबित हो रहे हैं। एक विशेष डोम में आयोजित पुष्प प्रदर्शनी तथा पशु प्रदर्शनी के कारण खेती पूरक व्यवसाय को इस प्रदर्शनी के जरिए चालना मिलेगी। प्रदर्शनी के उद्घाटन के पहले ही दिन ही प्रदर्शनी देखने नागरिकों की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी थी। इस प्रदर्शनी का लाभ ज्यादा से ज्यादा संख्या में नागरिक ले, ऐसा आवाहन आयोजकों द्वारा किया जा रहा है। महाराष्ट्र राज्याचे कृषी आयुक्त श्री मांढरे सरांचं स्वागत करताना मला आनंद होतो आहे। या ॲग्रीटेकच्या निमित्तानं या देश म्हणून आपल्याला लाभलेले आपले सक्षम नेतृत्व मागच्या 4 वर्षापासून डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाची, पर्यायाने पूर्ण विदर्भातील शेतकऱ्यांची, विद्यार्थ्यांची आणि जे बांधव या विद्यापीठाशी संघटित आहेत त्यांचं सर्वांचं सक्षमपणे नेतृत्वकर्त्यांनी जे केलं। नगर पालिका चुनाव के बाद यवतमाल में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के बीच अंतर्गत विवाद बढ़ गया है। आज शिव सैनिकों ने शिवसेना सांसद संजय देशमुख का पोस्टर फाड़कर जोरदार नारेबाजी की। यवतमाल नगर परिषद चुनाव के लिए शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस के बीच गठबंधन की घोषणा की गई थी। हालांकि यह गठबंधन समय पर टूट गया। इसके चलते शिवसेना और कांग्रेस पार्टियों ने नगर अध्यक्ष और नगर सेवक पदों के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार उतारे थे। वहीं शिवसेना से निष्कासित संतोष ढोले ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया और कुछ उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। इस चुनाव में शिवसेना और ढोले के उम्मीदवार हार गए। इस चुनाव के चलते शिवसेना ठाकरे गुट पार्टी के हारे हुए उम्मीदवार और कुछ नेताओं के बीच दरार पैदा हो गई थी। पिछले कुछ दिनों से उनके बीच मतभेद चल रहा था। शिवसेना सांसद होने के बावजूद यवतमाल नगरपालिका में एक भी नगर सेवक नहीं जीत सका। इसी वजह से शिवसैनिक संतोष ढवले ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए सांसद संजय देशमुख और शिवसेना पदाधिकारियों राजेंद्र गायकवाड़, किशोर इंगले और अन्य पदाधिकारियों पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा शनिवार 27 दिसंबर को मंगल कार्यालय में सांसद संजय देशमुख के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। शिवसेना नेता राजेंद्र गायकवाड़ और अन्य पदाधिकारी हाथों में भगवा झंडा लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने नारे लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। गायकवाड़ ने स्पष्ट किया कि हमारे खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार है। साथ ही संतोष ढवले को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। ये किस तरह की शिवसैनिक है? उन्होंने पहले भी बेतुके बयान दिए हैं। ये लोग शिवसेना, बाला साहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे का नाम लेते हैं। ये किस तरह के शिवसैनिक है? यह गद्दार है। इन्होंने अतीत में मदन एरावार के लिए काम किया है। मौजूदा चुनाव में राजेंद्र गायकवाड़ ने कांग्रेस पर शिवाजीराव मोघे और विधायक बाला साहेब मंगुलकर के लिए काम करने का आरोप लगाया है। संतोष ढवळे याची हकालपट्टी झालेली आहे आणि ती हकालपट्टी झाल्यानंतर हा हातो ढवळे बेताल वक्तव्य करत फिरत होता। इथं खासदाराचा अपमान करायच्या हेतून इथं येणं, खासदाराचा कार्यक्रम ठेवला फोटो लावून। खरं तर त्याला अधिकार नाही। शिवसेनेचे खासदार संजय देशमुख यांचा फोटो लावायचा सुद्धा अधिकार नाही, पण सेनेचं नाव घेतो, बाळासाहेबांचं नाव घेतो आणि स्वतःचं पोट भरतो। अशा कार्यकर्त्यांना शिवसेना स्टाईल दाखवायला इथं यवतमाळ जिल्ह्याची शिवसेना आली होती। या ठिकाणी आम्हाला दिसलं की संतोष ढवळे यांनी त्याचे बेताल कार्यकर्ते इथं खासदार अपमान करणार आहे असं आम्हाला माहीत पडलं आणि शिवसेनेचा अपमान करणार हे शिवसेनेला आव्हान देण्याची भाषा करत होता। त्याला आज आम्ही त्याची जागा दाखवून दिलेली आहे। 31 दिसंबर को शेगांव में श्री गजानन महाराज के दर्शन के लिए मंदिर रात भर खुला रहेगा। भक्तों की सुविधा के लिए यह निर्णय मंदिर व्यवस्थापन समिति ने लिया है। नए साल की शुरुआत में श्री संत गजानन महाराज के दर्शन लेने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से लाखों भक्त 2 दिन पहले ही संत नगरी में दाखिल हो जाते हैं। 31 दिसंबर की रात शेगांव पहुंचकर सुबह श्री गजानन महाराज के दर्शन से नए साल का आरंभ हजारों श्रद्धालु करते हैं। इस कारण एक दिन पहले ही भक्त बड़े पैमाने पर शेगांव पहुंचते हैं। शेगांव आने वाले हजारों भक्तों को असुविधा ना हो, इसलिए पूरी रात मंदिर शुरू रखा जाएगा। श्री संत गजानन महाराज संस्थान की ओर से क्रिसमस अवकाश के चलते तथा नए साल का स्वागत करने के उद्देश्य से श्री के दर्शन के लिए होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए समाधि मंदिर बुधवार 31 दिसंबर को रात भर खुला रहेगा, जिसके चलते रात को आने वाले भक्त सुबह श्री का दर्शन, महाप्रसाद लेकर नए साल की शुरुआत कर सकेंगे।
उसी तरह गुरुवार एवं दशमी के दिन श्री के पालकी की मंदिर परिक्रमा निकाली जाएगी। 30 दिसंबर को दशमी होने से श्री की पालकी की मंदिर परिक्रमा निकलेगी तथा 31 दिसंबर बुधवार को पुत्रदा भागवत एकादशी है। 1 जनवरी को गुरुवार होने से साल के पहले दिन श्री की पालकी की मंदिर परिक्रमा निकलेगी। श्री के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को श्री के पालकी का दर्शन करने का लाभ मिलेगा। मंगरुलपीर तहसील के बांध में डूबे मामा और दोनों भतीजों के शव संत गाड़गे बाबा आपातकालीन खोज एवं बचाव दल ने बरामद कर लिया है। इस घटना के कारण परिसर में एक ही हड़कंप मच गया है। वाशिम जिले के मंगरुलपीर तालुका निवासी सिद्धार्थ मोहन बंसोड़ और उनके 2 भतीजे अंकुश राजेंद्र भालेराव और कार्तिक राजेंद्र भालेराव के कपड़े सेनगांव बांध के किनारे पाए गए, जिससे इन तीनों की बांध में डूबने की प्रबल संभावना जताई गई। स्थानीय लोगों द्वारा खोजबीन करने पर कुछ भी नहीं मिला। अंततः 26 दिसंबर की सुबह आसेगांव पुलिस स्टेशन के पीआई रामकृष्ण भाकड़े ने पिंजर स्थित मानव सेवा आपदा प्रबंधन फाउंडेशन द्वारा संचालित संत गाड़गे बाबा आपातकालीन खोज एवं बचाव दल के प्रमुख दीपक सदाफले को तुरंत फोन पर जानकारी दी। इसके बाद बचाव दल के सदस्य दीपक सदाफले और उनकी पूरी टीम घटनास्थल पहुंची। इस टीम ने एक बचाव नौका एवं बचाव उपकरणों के साथ बांध में उतरकर खोज कार्य शुरू कर दिया। बांध में बड़े प्रमाण में पानी होने के कारण तीनों के शव खोजने के लिए टीम के सदस्यों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद दोपहर 15 फीट गहरे पानी से 2 भाइयों के शव बाहर निकाले गए। बाद में मामा का तीसरा शव भी बाहर निकाला गया। तीनों शवों को बरामद कर पुलिस को सौंप दिया गया। इस पूरी घटना पर वाशिम के जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर, निवासी जिलाधिकारी विश्वनाथ घुगे, उपविभागीय अधिकारी रवि काले, तहसीलदार सुधाकर अनासने, गांव के नागरिक तथा मृतकों के परिजन उपस्थित थे। घटनास्थल पर पुलिस भी उपस्थित सभी अधिकारी तथा नागरिकों ने बचाव पथक के साहस तथा तत्परता की प्रशंसा की। अकोट तहसील के कुटासा परिसर के किसान जंगली सुअर, नीलगाय तथा बंदरों की टोली के उपद्रव से परेशान हो गए हैं। कड़ाके की ठंड में किसानों को अपनी फसल बचाने के लिए रात में खेतों में डेरा डालना पड़ रहा है। कुटासा परिसर के किसान जंगली जानवरों के उपद्रव से परेशान हो गए हैं। विशेषतः कपास व चने की फसल यह जंगली जानवर बर्बाद कर रहे हैं। फसल बचाने के लिए कड़ाके की ठंड में किसानों को रात के समय खेतों में पहरा देना पड़ रहा है। ठंड और जंगली जानवरों के डर से फसल और भी खराब हो रही है। सभी खेतों में नुकसान देखने को मिल रहा है। फसल बचाने के लिए किस तरह की दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं। खेतों में लकड़ियां जलाना, जैक मशीन चलाना, दिन रात खेतों में रहने के अलावा किसान हताश हो रहे हैं। फिर भी जंगली जानवरों की समस्या कम नहीं हो रही है। यह देखते हुए इन जंगली जानवरों का वन विभाग द्वारा बंदोबस्त करना चाहिए, ऐसी मांग किसान कर रहे हैं। मी किरण नवलका, कुटासा. माझी 8 एकर कपाशी पेरलेली आहे आणि कमीत कमी 3 एकर कपाशी या डुकरांना फस्त केलेली आहे. वन्य प्राण्यांना एवढा त्रास आहे. रात्रीच्या आम्हाला शेतात राहूनही वन्य प्राणी रात्रीचे येऊन कपाशीला तोडताड करून उद्ध्वस्त करून राहिलेले आहे. शेतकऱ्यांनी काय करावं हा समजून येणार आणि शासन या प्राण्यांचा काही बंदोबस्त करत नाही. आमची विनंती आहे की शासनाने याचे पूर्ण बंदोबस्त करावा. या वन्य प्राण्यांचा खूपच त्रास आहे. रुई, डुक्कर, हरण आणि 3-4 एकर माझे अतोनात नुकसान केलेलं आहे. आणि एकरी 10-12ची पराठी होती आणि 4-5 क्विंटलही कापूस होत नाही. आता एवढं नुकसान झालेलं आहे. शेतकऱ्यांना काय करायचं. एक तर शासन कर्जमाफी करून नाही राहिला. शेतकऱ्याच्या डोंगावर कर्जाचा खूप बोजा आहे आणि शासन याच्यावर काही ना काही तोडगा काढायला पाहिजे शेतकऱ्याचा. महापालिका प्रशासन शनिवार को केंद्रवार मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। सूचना के अनुसार महापालिका ने लगभग 17,000 दो बार मतदान करने वाले मतदाताओं से संपर्क किया है और उनकी इच्छा के अनुसार मतदान केंद्र निर्धारित किए हैं। कुल मिलाकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और अंतिम मतदाता सूची को शनिवार को अंतिम रूप दिया जाएगा। अकोला महापालिका चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची 15 दिसंबर को प्रकाशित की गई थी। महापालिका ने मतदाता सूची को अनुमोदन के लिए राज्य चुनाव आयोग को भेज दिया था। महापालिका ने चुनाव आयोग द्वारा अनुमोदित मतदाता सूची को केंद्रवार प्रकाशित करने की तैयारी की है। अकोला में 630 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा।
महापालिका ने यह सुनिश्चित किया है कि 2 बार मतदान करने वाले मतदाताओं के नाम पर मतदान न हो और 2 बार मतदान करने वाले मतदाताओं से उनके मतदान केंद्र के संबंध में सहमति पत्र प्राप्त किया है। अकोला महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने दिनांक 27 डिसेंबर रोजी आम्हाला मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत निर्देश प्राप्त आहेत। त्या अनुषंगाने अकोला महानगरपालिका क्षेत्रातील एकूण 20 प्रभागांमध्ये 5,50,000 मतदारांकरिता 630 मतदान केंद्र निश्चित करण्यात आले असून मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी तयार करण्याकरिता माननीय राज्य निवडणूक आयोगाकडे महानगरपालिका प्रशासनाने अपलोड केलेली आहे। सदरची यादी डाउनलोड झाल्यानंतर निर्धारित दिनांकास आम्ही मतदान केंद्र याबाबत जी यादी आहे ती आरो कार्यालयानुसार म्हणजे माननीय निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयात प्रसिद्ध करणार आहोत। तसेच दुबार नोंदणीबाबतसुद्धा आमच्या क्षेत्रीय अधिकारी कार्यालयांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या अधीनस्थ कर्मचाऱ्यांच्या मार्फत पाहणी करून एकूण 17,733 दुबार आढळलेल्या मतदारांमधून सर्व तपासणी केली असता त्यामधून एकूण 5,402 हे मतदार एकल मतदार आढळले, म्हणजे त्यांच्या नावासमोर असलेला 2 स्टार हा निघून जाईल आणि उर्वरित मतदार हे दुबार असल्याने त्यांच्याकडनं प्राप्त विकल्पानुसार मतदान करून घेण्याची कार्यवाही माननीय निवडणूक अधिकारी यांच्या आदेशानुसार करून घेण्यात येणार आहे। अकोला शहर में ठंड बढ़ते ही बाजार में बड़े पैमाने पर मटर फली एवं हरे चने की आवक बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर गन्ने की आवक कम होने से दामों में तेजी देखी जा रही है। शहर के बाजार में इन दिनों हरी मटर फली, हरा चना व गन्ना ग्राहकों को खरीदी के लिए बड़े प्रमाण में उपलब्ध है। आगामी पौष एवं मकर संक्रांति त्योहार में वान आदि देने के लिए में हरा चना, गन्ना व हरी मटर फली की मांग अधिक बढ़ गई है, जिसके चलते इन सामग्री के दामों में चढ़ उतार देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इस वर्ष पश्चिम महाराष्ट्र में अधिक प्रमाण में हुई बारिश के कारण फसलों का काफी मात्रा में नुकसान हुआ है, जिसके चलते गन्ने की आवक कम हो रही है। ग्राहकों द्वारा गन्ने की अधिक मांग से बाजार में गन्ने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। गन्ने के विक्रेता के अनुसार अच्छे गन्ने की एक जोड़ी 100 रुपए से 180 रुपए तक, वही साधारण गन्ने की जोड़ी 70 रुपए से लेकर 120 रुपए तक बिक रही है। बाजार में मटर फली 30 रुपए से लेकर 40 रुपए तक, वही हरा चना 30 रुपए से 40 रुपए किलो तक बिक रहा है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रँड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रिजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। श्री शिवाजी शिक्षण संस्था की ओर से मुख्यमंत्री का नागरिक सत्कार को लेकर मुख्यमंत्री ने किया संस्था का आभार व्यक्त। महापालिका चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी व राष्ट्रवादी के बीच बैठक, जल्द महायुति होने का राष्ट्रवादी के मंत्री नीलय नाईक का विश्वास। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की पुण्यतिथि का शहर में आयोजन, पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में शहर में निकली शोभा यात्रा। नगर पालिका चुनाव के बाद शिवसेना ठाकरे गुट में अंतर्गत विवाद, संतप्त शिव सैनिकों ने फाड़ा सांसद का पोस्टर। राज्य स्तरीय भव्य कृषि प्रदर्शनी एग्रोटेक 2025 का शानदार उद्घाटन, प्रदर्शनी के पहले ही दिन हजारों नागरिकों की भीड़। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।